हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करूंगा किस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं फ्राइडे का दिन और क्या करंटली सेटअप बन रहा है। जो ब्रेकआउट लेवल्स दिए थे कल बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छा मूव आया है। हम ऑल टाइम हाई को टच कर चुके हैं। तो जो भी हाई लेवल्स थे बैंक निफ्टी के टच हो चुके हैं, निफ्टी के टच हो चुके हैं। और जो करंटली सेटअप दिख रहा है, आज कुछ बैंक्स ने जो परफॉर्म किया वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन था बैड बैंक के बारे में जो चर्चा और सुबह सुबह न्यूज आई, उसके बाद ये पूरी रैली आई। तो एक सेटअप लग रहा था कि काफी कुछ तैयारी इसकी कल कर ली गई थी, और जिन्होंने भी तैयारी की थी उन्हें ये न्यूज पता थी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो ये सब चीजें सेटअप है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देख लेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरीके से होता है। और अभी करंटली क्या दिख रहा है मार्केट में और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यूएस में टेपरिंग का, जो अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड। दूसरी चीज है जो डॉलर है, जो बहुत बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स बनता है इमर्जिंग मार्केट में, उसका सेटअप की बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ हम एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करूंगा मैं इस वीडियो में, तो जो कि आपकी पर्सनल फाइनेंसेस को संभालने में मदद कर सकती है। तो वो सब चीजें बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे राइट नाउ, तो यहाँ पे आज रिलायंस आईटीसी आईटीसी फाइनली बहुत अच्छा चला। हमने इसके पीछे काफी दिन काफी सारे वीडियो बनाए थे, 208 210 और एक लेवल भी लास्ट वीक दिया था। तो काफी अच्छा मूव आया, एक दिन में हम 230 पार कर चुके हैं। तो काफी अच्छा सेटअप लग रहा है और यहाँ से और ऊपर जा सकता है। थोड़ा स्ट्रगल करेगा, 238 लास्ट टाइम गया था जहां पे सेलिंग आई थी, तो 238 पार करते ही एक अच्छा मूव आपको दिख सकता है 265 की तरफ। तो ओवरऑल आईटीसी एक बहुत अच्छे से एक सरप्राइज मूवमेंट दिया है। बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, खबरों में आएगा, चर्चा में आएगा और नए लोग भी एंट्री करेंगे, तो ओवरऑल इसको सपोर्ट मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एसबीआई और इंडसइंड बैंक बेसिकली ऊपर थे, क्योंकि बैड बैंक में और ये जो आपका आइडिया है जिसको काफी मोरेटोरियम और ये सब दिया गया, उससे रिलीफ, तो काफी सारी चीजें चल रही हैं। और अभी और क्लैरिटी आना बाकी है। बैड बैंक जो ये चीजें थी इसके बारे में अगर आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो अभी तक तो अप्रूवल और बहुत सारी डिटेल्स टीम कुछ अभी अता पता नहीं है। और बस ये एक वो था, प्लान था जो आज बताया गया है। तो आपको इसमें और डिटेल्स आएंगी तभी पता चलेगा। और दूसरी चीज है कि बैड बैंक बनाने से कुछ नहीं होता, रिकवरी कैसे होगी और खरीदेगा कौन। जो भी एसेट्स हैं, जो बैड बैंक के एसेट्स हैं, उनको खरीदेगा कौन और कितने औने पौने दाम में खरीदेगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब चीजें देखनी होंगी, तभी हम मान सकते हैं कि यार चलो एनपीए इतना है लेकिन उससे पैसा वापस कितना आएगा। क्योंकि आपको पता है कि कई सारे इसके जो एसेट्स हैं वो एमटेक ऑटो, कैस्टेक्स, ये सब पुरानी कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट 5 5 10 10 साल से जो इसकी वैल्यू है वो सिर्फ इसके लैंड में है। तो लैंड के अलावा कुछ और निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये सब चीजें हैं। तो इस पे भी थोड़ी ध्यान दीजिएगा। सिर्फ हवा हवाई की बैड बैंक बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें कई लोग को पता भी नहीं है बैड बैंक क्या होता है। कई लोग सोच रहे हैं बैड बैंक मतलब सबकी बुराई जो है वो बैड बैंक में चली जाएगी और ये सारे बैंक जो है दूध के धुले हो जाएंगे। नहीं, जो आज पाप कर रहे हैं वो पाप तो एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि पाप करना पड़ता है, प्रेशर आता है, लोन अप्रूव करना पड़ता है, जैसे पतंजलि में, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। लेट्स फोकस ऑन मार्केट। सो रिलायंस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक ये टॉप लीडर थे। एसबीआई ने भी अच्छा मूव दिया और जो आईटी सेक्टर था वो नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा था। मेटल में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, तो ये सभी नीचे की तरफ खींच रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करंटली स्टॉक फ्यूचर्स जो यूएस के हैं वो मिक्स्ड है, मतलब नैस्डैक नीचे है, टेक सेक्टर नीचे है, और जो डाउ है वो आपका थोड़ा सा ऊपर है, और एसएनपी फ्लैट है। इसका रीजन है कि वहां पे जो रिटेल सेल्स आई है वो बहुत स्ट्रांग आई है अनएक्सपेक्टेडली। और जो जॉबलेस क्लेम है वो भी पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड लो पे हुआ है, रिवाइज होके इस हफ्ते का ऊपर आया। तो ये क्या एक हफ्ते बाद पूरा रिवाइज दोबारा से होता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी भी लो पॉइंट पे ही है। और उसके बाद जो डॉलर है वो बहुत तेजी से रॉकेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं डॉलर का चार्ट 92.88 पे है। तो ये पूरा कैंडल जो डॉलर का बना है, और साथ ही साथ जो यूएस की 10 ईयर यील्ड है, यील्ड ऊपर जाना भी एक बहुत बड़ा साइन है कि हो सकता है 3% ऊपर है, 1.345 पे है। तो अगर आप यूएस 10 ईयर का चार्ट देखेंगे तो ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है, और ये अगर ऊपर जाएगा तो ये एक साइन होता है कि मोस्ट प्रोबेबली फेड टेपरिंग कर सकता है बहुत जल्दी, और इंटरेस्ट रेट की जो प्रोजेक्शन है वो भी बढ़ा सकता है, और इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो जल्दी हो सकते हैं। कई लोग बोल रहे थे कि 2022 में कोई हाइक नहीं होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि 2022 अगले साल से ही रेट हाइक स्टार्ट हो जाएगा, और टेपरिंग तो होनी ही होनी है। इस महीने अनाउंस हो जाए और अगले महीने स्टार्ट हो जाए, या फिर नवंबर में स्टार्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस वीडियो को भी शेयर किया करिए। और अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की अपने लाइफ के बारे में, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना मार्केट एनालिसिस ग्लोबल और लोकल का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो सबको ज़रूरत है। सबको क्या ज़रूरत है? हवा, पानी, राइट। लेकिन एक चीज़ और ज़रूरत है, वो है पैसा।
और एक चीज़ है, अगर आप इकलौते इंसान हो, अपनी फैमिली के जो पैसे कमा रहे हो और आप पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो आपके उस कमाने की सिक्योरिटी क्या है? मतलब जॉब है, जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे? चलो ठीक है, मान लो जॉब नहीं जाएगी, सरकारी है, लेकिन अगर आप ही नहीं रहे तो? अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटना ना हो जाए, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो क्या बैकअप है? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा, बहुत सारे लोग नहीं सोचते। सब आज में जीना पसंद करते हैं, मोबाइल में बैटरी है कि नहीं और मोबाइल में इंटरनेट है कि नहीं, बस ये दो चीज़ें मिल जाएं तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम अगर कल का सोचें और ऐसा सोचें, ये कोविड आने के बाद जो सिचुएशन बनी है, बहुत सारे परिवार जो बैकअप जिनके पास नहीं है आज, उन्होंने कभी बैकअप की तैयारी नहीं की और आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में प्लान करना। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के बारे में। अब इंश्योरेंस सुनते ही आप बोलोगे अरे यार ये इंश्योरेंस नहीं, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है ना, अगर आप अभी जाओगे पानी पियोगे ऑक्सीजन लोगे, उतनी ही ज़रूरी है इंश्योरेंस। अब बताता हूँ क्यों। आप जॉब में हो, 10-15 लाख रुपए आपकी इनकम आ रही है, उस पर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, आपने एक घर ले लिया है, उसका लोन कट रहा है। अब ये सब सिचुएशन है, लाइबिलिटी है, अचानक से अगर आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? आपकी फैमिली के पास एटलीस्ट 10, 15, 20, 25 लाख रुपए हों, अगर वो आपने बचाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बचाए हैं तो फिर क्या करोगे आप? तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस है जो हर परिवार को जरूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मुझे पता है, मैंने टर्म इंश्योरेंस अपनी दूसरी सैलरी में, मतलब दूसरे तीसरे महीने ही मैंने ले ली थी, और मुझे ये पता था, क्योंकि सबने बोला कुछ लेना ना लेना, पहले हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिली थी, लेकिन टर्म इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलती, तो मैंने टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले ली थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मुझे ज़रूरत नहीं है, कार खरीदा है राइट, कार में एयर बैग चेक करते हो, कितने एयर बैग, 2 एयर बैग वाली यार कार सस्ती पड़ रही, नहीं मेरे को 6 एयर बैग चाहिए, मेरे को 8 चाहिए। क्यों चाहिए एयर बैग? क्या हो जाएगा उससे? एक्सीडेंट होगा तभी ना ज़रूरत आएगी। बस सेम चीज़ है यहाँ पे, टर्म इंश्योरेंस भी एयर बैग की तरह है। जिस तरीके से एयर बैग आपका काम आता है, उसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस काम आती है। और तब आपको समझ में आएगा कि यार जब एक्सीडेंट होता है तो लगता है यार एयर बैग ने जान बचा ली, जब एक्सीडेंट होता है तब समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस फैमिली के लिए, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए। वाला हूँ यहाँ पे पॉलिसी बाजार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंपेयरिंग सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन सिस्टम है। आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चुन सकते हो कौन सी पॉलिसी आपको चाहिए, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, राइडर्स ऐड कर सकते हो, राइडर्स चेक कर सकते हो, और इस तरीके से आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो मैं आपको शॉर्ट में इसकी साइट में दिखा देता हूँ कितना आसानी से आप चूज कर सकते हो टर्म इंश्योरेंस। पॉलिसी बाजार किस तरीके से आपकी बहुत आसानी से मदद कर सकता है एक अच्छी पॉलिसी चुनने में। टर्म इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। अब टर्म इंश्योरेंस अगर आपको लेना है और आप ही हो जो अपनी फैमिली के लिए कमाते हो, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे आपको अपने आप प्लान्स बता देगा और आपके प्लान्स जो हैं आपके एज के हिसाब से बताएगा। तो अगर आपकी उम्र अभी कम है तो आपको ले लेना चाहिए। आप बोलते हो यार मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फैमिली भी है, माँ बाप हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है फिर तो आपको तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि आपके डिपेंडेंट्स बहुत डायरेक्टली आप पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या है, इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे कम से कम आप 20 से ज्यादा इंश्योरर की पॉलिसी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ प्रीमियम बहुत कम रहता है, सम इंश्योर्ड 1 करोड़ का 411 रुपए पर मंथ, 411 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट है। तो ये काफी कम है। अगर आप इसका ईयरली भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। 5,000 6,000 में भी आप एक अच्छी पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी उम्र कम है। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन अगर आप पे करते हो और ऑनलाइन आप पॉलिसी लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है 5.5% का। 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलता है, पॉलिसी बाजार की टीम भी आपको हेल्प करती है। 80 साल तक का कवरेज है, तो बहुत लंबी उम्र आपकी कवर कर लेता है ये। और टर्म प्लान जो है करीब करीब 59 क्रिटिकल इलनेस भी कवर करता है। और आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल है तो आपको यहाँ पे खर्चा बहुत कम हो जाता है, जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए आपको यहाँ पे पॉलिसी सस्ती पड़ती हैं। राइडर ऑप्शंस जो हैं आपको एक्स्ट्रा कवरेज लाइक एक्सीडेंटल कवर, इन सब चीजों के लिए ये भी अवेलेबल है, तो उनको भी जरूर चेक करिएगा। और टैक्स बेनिफिट्स जो है एटीसी के अंडर आते हैं। तो ये सभी चीजें आपको मिलती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक में चेक कर सकते हैं। ये लिंक खुलेगा, यहाँ पे आप जाके अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लान आपको दिखाने लगेगा आपकी उम्र के हिसाब से, और फिर आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो अपने बजट के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से जान के समझ के पहले से तैयारी करके चलिए, क्योंकि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स कभी बता के नहीं आती और हमेशा तैयारी कर लेना बेटर है। तो ये मुझे कन्वे करना था। आई होप ये मैसेज आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरी चीज है कि पॉलिसी बाजार में जाके आप कितनी आसानी से इस पॉलिसी को ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप टर्म प्लान, जो भी टॉप प्लान्स हैं, और यहाँ पे डेफिनेशन, जरूरतें, सब चीजें आप पढ़ सकते हो। तो बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मैंने लिंक भी दे दिया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी यूजफुल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।
तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राइट नाउ डॉलर स्ट्रांग है, उसके अलावा 10 ईयर यील्ड्स देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है। नैस्डैक का अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में ये एक सेटअप जो बन के निकल रहा है, अगर हमने 15,440 के नीचे, मतलब 10-15 पॉइंट और उसके नीचे हम जाते हैं तो यहाँ से एक प्रॉब्लम बन सकती है। ओवरऑल अभी भी जो नैस्डैक है टेक सेक्टर यूएस का, वो अपने सपोर्ट से काफी नीचे है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इंडियन मार्केट आज जो कर रहा है, मुझे नहीं लगता इसने 10-12 साल जो मार्केट में है उन्होंने कभी ये देखा होगा। तो सीधी सी बात है, जो चीजें कर रहा है उसकी भरपाई भी वैसी ही होगी कि जब यूएस मार्केट नहीं गिर रहा होगा हम गिरते रहेंगे, क्योंकि करेक्शन जरूरी होता है मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए। ये नैस्डैक है, ये लगातार ऊपर गया लेकिन इसने भी करेक्शन दी है, तो करेक्शन जरूरी होता है और उससे स्ट्रेंथ ही आती है। जो वीक हैंड्स हैं वो निकल जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं दोबारा से नई पोजीशन बनाते हैं। तो अगर ये नैस्डैक दोबारा से ये 15,400 के नीचे गया तो मुझे लगता है कि ये तेजी से 15,000 की तरफ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। और स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ सेम स्टेटस है, और थोड़ा सा यूरोप में ऑलरेडी काफी फॉल आ चुका है। एशिया में काफी सेल ऑफ चल रहा है चाइनीज स्टॉक्स में। तो चाइना एक बहुत बड़ा फोकस बना हुआ है। वहां पे एक, वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट, सेकंड सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो डेवलपर है, वो वहां पे एकदम डिफॉल्ट के करीब है, और वो 350 बिलियन डॉलर की कंपनी थी जो सिर्फ 30-40 बिलियन की रह गई है। मतलब सोचो, हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो भी 200 बिलियन की है, वहां पे 350 बिलियन वाली कंपनी 90% साफ हो चुकी है। और ये दिखाता है कि जहां बहुत बड़े बड़े कंट्रीज, जहां पे इतनी पॉपुलेशन है, वहां भी रियल एस्टेट की डिमांड और रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी कंपनी डिफॉल्ट हो सकती है। हमारे यहाँ भी आईएलएफएस, डीएचएफएल, कितनी सारी कंपनी डिफॉल्ट हो चुकी हैं। चर्चाएं उसकी नहीं होती हैं क्योंकि पब्लिक को पता है कि लिक्विडिटी है, स्टॉक ऊपर जाएगा, ये सब चीजें, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है ग्लोबली। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करेंगे। टाटा मोटर्स ऑलरेडी एक अच्छा यहाँ से बाउंस दिया, हमने लास्ट वीक इसके बारे में बात की थी कि एक बाउंस यहाँ से मिलना चाहिए इस लेवल के ऊपर 288 के, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 313 के आसपास अभी हम हैं, और पुराने वाले हाई 309 को ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है और उसके बाद फिर से एक मूव आ सकता है ऊपर का, लेकिन मेरे हिसाब से एक क्लियर अप मूव आपको मिलेगा 315 के ऊपर। तो ये पॉसिबिलिटी आपको टाटा मोटर्स में दिख सकती है। उसके अलावा अगर आप आईटीसी की बात करें, जो आज जिसने दिल खुश कर दिया बहुत सारे लोग का, तो इसने एक बहुत बड़ा, ये हमने कंसोलिडेशन की बात की थी पिछले हफ्ते, और यहाँ से एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन, बुलिश फॉर्मेशन हुआ, और आप देख सकते हैं इसने करीब करीब लास्ट 2-3 हाई को एक झटके में तोड़ दिया। तो ये दिखाता है कि काफी स्ट्रेंथ है। सपोर्ट रहेगा 227 पे, 227 के ऊपर होल्ड करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हो सकता है और फिर अगला अप मूव आएगा। तो ये एरिया जो है, जो ये एरिया है आपका 238, 239, इसके ऊपर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखेगा। तो 238, 240 के आसपास बहुत सारे लोग लास्ट टाइम बेच के निकले थे, इस बार भी वो कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार 240 क्रॉस हो जाएगा तो वही लोग वापस से एंटर करेंगे और चेस करेंगे इसको। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है उसको होल्ड करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ, और नई एंट्री अगर लेनी है तो मेरे हिसाब से अगर नई एंट्री आप ले रहे हो तो आपको फिर 200 तक का एरिया आपको कवर करना पड़ेगा, इन केस अगर हम दोबारा नीचे जाते हैं एवरेजिंग के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है वो होल्ड कर सकता है, और उसके लिए अगर कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाला स्टॉप लॉस है तो 220, 222 का एरिया रखो। उससे नीचे गया तो हो सकता है कुछ चीजें बिगड़ रही हैं, लेकिन 220 के ऊपर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सभी बैंक्स जो हैं, एक इन्होंने अच्छा अपमूव दिखाया है, लेकिन ये सपोर्ट पे आए बिना ही पहले ही ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो अभी देखना होगा कि 728, 735 के एरिया को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। आईसीआईसीआई बैंक अगर क्रॉस करता है तो हम नया हाई बना सकते हैं 3 से 4% का। उसके अलावा एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई ने जो ये 2 कैंडल बनाए हैं, इससे इसने दोबारा से अपने पुराने हाई के आसपास आ चुका है। अब इस हाई पे क्या होगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर 465 को क्रॉस किया तो 475, 2-3% का एक नया हाई बना सकता है। लेकिन उसके बाद फिर से एक करेक्शन या फिर एक डिप दिख सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो वहां से आप देख सकते हैं सडनली बहुत बड़ा करेक्शन आया था। 460 से हम रुके ही नहीं 400 तक। तो 60 रुपए का जो एक डाउनफॉल आया था, उस तरीके का डाउनफॉल आ सकता है कभी भी। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, डिप में बाय कर सकते हैं। तो डिप आपकी जो है 450, 452 के आसपास एक बाइंग होगी, उससे पहले चेस करना मेरे हिसाब से सही नहीं। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस की, आईटी में। तो आईटी मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन ये एक करंटली अगर हम ट्रेंड को ध्यान दें तो ये मोस्ट प्रॉब्ली एक कंसोलिडेशन विथ ए डाउनवर्ड
एक पुश हो सकता है कभी भी, तो थोड़ा सा इसमें सतर्क रहिए। आईटी में ऑलरेडी आज एक अच्छा सेल ऑफ आया था, वहां से लास्ट में थोड़ा बाउंस हुआ है, लेकिन 1670 एक एरिया है, किसी भी केस में ये एरिया नहीं टूटना चाहिए। 1670-75 का एरिया अगर ये टूटता है तो फिर आपको आईटी में एक करेक्शन दिख सकता है, क्योंकि बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, आईटी परफॉर्म करे ना करे थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि जब बैंक नहीं कर रहे थे तो आईटी काफी परफॉर्म करके मार्केट को संभाल रखा था। तो ये पॉसिबिलिटी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी करंटली इस चैनल पे चल रहा है, इस चैनल पे अभी फिलहाल हम हाई के पास तो नहीं है, तो अगर हाई पे गया तो यहाँ से और 100 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है। डाउनफॉल अगर आता है तो आपको 400 450 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। तो 450 एरिया पे सपोर्ट है, और आपका करीब 750 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी में। 750 जाए तो वहां पे निकल जाइए, और 450 मिले तो यहाँ पे आप बाय करिए। कोई बहुत बड़ा अगर सडनली ये चैनल को ब्रेक करता हुआ मूव दिखे तो फिर थोड़ा साइड हो जाइए, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वेट करना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली कि क्या चल रहा है इवेंट, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्टीपली ऊपर गया है। तो यहाँ से कोई भी अगर इस चैनल को ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से स्टीपली बड़े कैंडल बनेंगे, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस इसी चैनल पे लगे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है, ये एरिया, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसके ऊपर काफी सर्वाइव किया, और जो लास्ट वाला हाई था 37,100 150 जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, क्योंकि वो एरिया ब्रेक नहीं कर रहा था, उसने एक बार ये एरिया ब्रेक कर दिया है। तो अब फिलहाल के लिए अब कोई भी सपोर्ट है तो इसी एरिया पे आएगा। तो किसी भी केस में 37,000 के आसपास डिप मिले, ये एरिया में बाइंग है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अब इतना स्ट्रांग ना भी रहा, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग रह सकता है अनटिल एंड अनलेस मार्केट पूरा धोखा देके यहाँ से गिर जाए। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट एरिया 37,000 37,100 है, और आपका जो रेजिस्टेंस है, नया हाई बनाता है मार्केट तो आपको पता है कि कम से कम 2 से 3% का नया हाई बना सकता है। डिपेंड करता है किस तरीके से कल की ओपनिंग होती है, और यूएस मार्केट और बाकी चीजों को हमारा मार्केट फैक्टर इन करना शुरू करता है या नहीं करता है, क्योंकि कल और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक उसमें धुएं में ये बिल्कुल गुम था। अब शायद इसको होश आया तो देखे अरे यार ये तो क्या चल रहा है ग्लोबली, क्योंकि डॉलर जो चल रहा है ना, वो थोड़ा सा एक आप देख सकते हैं काफी ये इतना इजी चीज नहीं है। मतलब ठीक है मार्केट है सब कुछ है, लेकिन लिक्विडिटी से ही ऊपर है, राइट। और लिक्विडिटी जो है डॉलर के स्ट्रांग होने से मुसीबत होती है, और लिक्विडिटी जो है थोड़ी सी बाहर जाती है, तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया, लेवल्स बता दिए, और ये सभी चीजें आप ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैक करके रखिएगा, क्योंकि स्टॉक्स में किस तरीके का रोटेशन होता है। अभी फिलहाल रोटेशन ये दिख रहा है कि आईटी से पैसा बैंक में गया है। निफ्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बैंक के कारण जितना स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन आईटी से फिलहाल मुझे लगता है अगर कल भी आईटी बाउंस ना हुआ तो ये क्लियर हो जाएगा कि आईटी अब शायद अच्छा परफॉर्म ना करे, और बैंक अगर स्ट्रांग रहते हैं तो ये दिखा देगा कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई करेक्शन आता है निफ्टी में, बड़ा छोटा कोई भी, तो अगली जो बड़ी रैली स्टार्ट होगी वो बैंक निफ्टी के दम पे होगी, ना कि आईटी या फिर और कोई स्टॉक के दम पे। तो ये करंटली मुझे दिख रहा है सेटअप। कल फ्राइडे है, और अगले हफ्ते फेड की टेपरिंग है, जर्मनी के इलेक्शंस हैं, और काफी सारे इवेंट्स हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, और ये सब चीजें काफी गाइड कर सकती हैं हमारे मार्केट को अगले हफ्ते। तो लोकल क्यूज मोस्ट प्रॉब्ली जो भी चीजें उड़ने उड़ाने वाली थी काफी हो चुकी हैं, और अब थोड़ा सा रियलिटी चेक होगा, और थोड़ा फेड का जो असर है वो आपको दिख सकता है मार्केट में। बस यही कन्वे करना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में।